हेलो बच्चों, तो हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग थर्ड लेक्चर देखने जा रहे हैं आज, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे। कल लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लीनियर मोमेंटम पढ़ा था, और लीनियर मोमेंटम की वजह से फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, एक्सटर्नल फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, ये सारी बातें हम लोगों ने देखी थी। ठीक है ना? तो इसके आगे हम लोग मूव करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लीनियर मोमेंटम को एक बार फिर से याद करते हैं। लीनियर मोमेंटम इसका फार्मूला क्या पढ़ा था हम लोगों ने? m इंटू वी। इसका यूनिट क्या होता है? kg मीटर। अच्छा, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? mL/-1। mL/-1 ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है ना? तो ये डायमेंशनल फार्मूला होगा, ये इसका SI यूनिट हो गया, है ना? ये उसका डायमेंशनल फार्मूला, ये SI यूनिट, और ये उसका फार्मूला हो गया। ठीक है ना? किसी ने आपसे पूछा डायरेक्शन बताइए किधर होता है। डायरेक्शन किधर होता है लीनियर मोमेंटम का? तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन होता है। बात समझ में आया? ये अलोंग द वेलोसिटी बोल सकते हो। ओहो, अलोंग द वेलोसिटी होता है, ठीक है ना? या वेलोसिटी वेक्टर बोल दीजिए। ये बेसिक चीज़ हमने पढ़ा था। एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है ना? चलिए, किसी ने बोला यार हमारे पास एक बॉल था, ठीक? बॉल बोल दीजिए, या जो भी XYZ, ये मान लीजिए पानी के ड्रॉप्स हैं, ठीक है ना? और कंटिन्यूसली ऐसे बोल दीजिए एक बॉल है। क्या है ये सवाल थोड़ा इंटरेस्टिंग है। चाहे इसको आप बॉल मान लो, चाहे इसी को आप मान लो कि यार हमारे पास एक मशीन गन है। क्या है? मशीन गन है, जिससे बहुत सारे अमाउंट में क्या हो रहा है, ठीक है ना? ऐसे ये बुलेट रिलीज कर रहा है फटाफट, ठीक है ना? ठीक है, एक बुलेट का जो मास है मान लीजिए स्मॉल m है। कितना है? स्मॉल m है, और सारे के सारे वेलोसिटी मतलब एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे रिलीज किए जा रहे हैं, है ना? और बोला जा रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? d है। कितना डिस्टेंस है? d है, ठीक है ना? बुलेट जहाँ पे इस पे लगातार हिट कर रहा है ये v0 वेलोसिटी से रिलीज हो रहा है। कितने वेलोसिटी से? v0 वेलोसिटी से हिट हो रहा है ना? तो सबसे पहले हमने बोला d डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस है? d डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस वाली बात अभी इग्नोर करते हुए हम यहाँ पे आते हैं वाल पे। किसी ने बोला यार m मास का बुलेट है और v0 वेलोसिटी से चल रहा है। कितने वेलोसिटी से? और ये जब इस वाल को हिट करेगा तो आफ्टर हिटिंग द वाल ये बुलेट वापस नहीं आएगा, यहीं पे गिर जाएगा। यानी कि इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। किसी ने बोला आपसे कि बताइए इसमें चेंज इन मोमेंटम क्या हो रहा है ना? कल हम लोगों ने शायद ऐसा कुछ देखा था, है ना? तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? ये बॉल जा रहा है, टकरा रहा है इससे, है ना? टकराने के बाद यहीं पे गिर जा रहा है, ये मूव नहीं कर रहा, टकराया और यहीं पे ऐसे गिर गया, ठीक है ना? यानी कि इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? 0। ऐसे ही बुलेट के साथ भी हो रहा है। इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जा रही है? 0 हो जा रही है। तो ये ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है ना? सारे के सारे जैसे v0 वेलोसिटी से चल रहे हैं, सबका मास आइडेंटिकल है, ठीक है? सारे जैसे बुलेट का मास सबका आइडेंटिकल है, ठीक है ना? बात समझ में आ रहा है? तो ये दो सवाल है, दोनों का कॉन्सेप्ट एक जैसा लगेगा, आंसर भी करीब करीब एक जैसा आएगा। हमने बस एक बुलेट के बारे में बात किया, हमने बस एक बॉल के बारे में बात किया, एक सिंगल बुलेट। पहले हमने बोला यार सिंगल बुलेट या सिंगल बॉल का जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो कितना होगा, ये आपको बताना है। सिंगल बॉल का या सिंगल, बताओ, सिंगल बॉल का या सिंगल बुलेट का जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो कितना होगा? -mv0 होगा। कैसे पता चला? क्योंकि हमको पता है कि जस्ट बिफोर हिटिंग द बॉल, जस्ट बिफोर हिटिंग द, अरे बोलो, हिटिंग द वॉल, बॉल का लीनियर मोमेंटम क्या है? इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉल दीवार से टकराने के पहले कितना है?
एम वी नॉट है। बात समझ में आ रहा है? अगर इसको लिखा जाए तो ये किस डायरेक्शन में जा रहा है? बेसिकली वेक्टर के टर्म में लिखिए तो कौन सा डायरेक्शन आएगा? एम वी नॉट आई कैप आएगा, ठीक है ना। कह रहा है कि टकराने के बाद आफ्टर हिटिंग द बॉल या वॉल, आफ्टर हिटिंग द वॉल, बॉल की जो फाइनल वेलोसिटी है कितनी हो गई है? 0 हो गई है। बॉल की फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई है? 0। तो ऐसे लिखेंगे वी फाइनल और यहाँ पे लिखेंगे मतलब 0 हो जाएगा क्योंकि ये वैल्यू 0 तो मोमेंटम भी 0। किसी ने आपसे पूछ लिया चेंज इन मोमेंटम बताइए, चेंज इन, लेकिन किसका? बॉल का। चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल, तो ऐसे आप लिखेंगे ना पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, ऐसे ही तो लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या रखेंगे? पी फाइनल की वैल्यू 0, पी इनिशियल की वैल्यू एम वी नॉट आई कैप। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल कितना हुआ? माइनस एम वी नॉट आई कैप। बात समझ में आया कि नहीं आया? ये चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल है, क्लियर है? चेंज इन मोमेंटम ऑफ द जिसकी वैल्यू है माइनस एम वी नॉट, तो माइनस एम वी नॉट है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लोगों के दिमाग में है यार, बॉल हो या बुलेट हो, अगर एक बुलेट का हम चेंज इन मोमेंटम देख रहे हैं तो माइनस एम वी नॉट आ रहा है। किसी ने बोला यार टी टाइम में, किसी ने बोला टी टाइम में एन नंबर ऑफ बुलेट हिट कर रहा है। कितना? एन नंबर ऑफ बुलेट हिट कर रहा है वॉल को इन टी टाइम। कितने टाइम में? टी टाइम में। तो फाइंड आउट चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन नंबर ऑफ बुलेट्स या बॉल इन टाइम टी। तो कैसे निकालेंगे आप? इसमें क्या करना पड़ेगा? अरे हमने मान लिया कि एक बॉल को टकराने के लिए, मतलब एक बॉल टकरा रहा है तो उसका लीनियर मोमेंटम हमने देख लिया है ना, और समय तो हमने बताया नहीं कि क्या है ड्यूरेशन टकराने, मतलब भाई कितने देर में ये टकरा रहा है। हमने मान लिया यार 1 सेकेंड में अगर एक बॉल टकरा रहा है, 1 सेकेंड में अगर, तो टी सेकेंड में कितने बॉल टकराएगा? एन इंटू डेल्टा पी। भाई जितने भी चेंज हो रहे हैं लीनियर मोमेंटम में, तो टोटल जो बुलेट्स हैं जो टी टाइम में टकरा रहे हैं उनका चेंज इन मोमेंटम अगर आप कैलकुलेट करने जाओगे तो क्या करोगे? इसमें एन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अरे हाँ कि ना? तो नंबर ऑफ बुलेट्स अगर चेक करना हो, किसी ने बोल दिया हमारे पास अगर एन नंबर ऑफ बुलेट्स या बॉल्स was hitting the wall in time t। अगर टी टाइम में एन नंबर ऑफ बुलेट्स या बॉल हिट कर रहा होगा वॉल को, तो फाइंड आउट नेट मोमेंटम जो कि चेंज हो रहा है टोटल एन नंबर ऑफ बॉल का। तो क्या करेंगे आप? हमने एक बॉल का चेंज इन मोमेंटम निकाला। कितने बॉल का? मान लिया कि हिटिंग टाइम जो था वो 1 सेकेंड था। कितना टाइम था? तो टी टाइम में कितने नंबर ऑफ बॉल हिट कर रहे हैं? एन। तो हम तो बोलेंगे भैया टी समय में हमारे एन इंटू डेल्टा पी का परिवर्तन देखने के लिए मिल रहा है मोमेंटम में। किसके मोमेंटम में? चाहे बुलेट बोल दिया सवाल में, चाहे बॉल बोल दिया। बात समझ में आया कि थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है? बहुत सिंपल है, एक बॉल का हमने चेंज इन मोमेंटम निकाल लिया। समझ में आया? अब अगर टी समय के बारे में किसी ने बोल दिया तो हमने कहा देख भाई टी समय में हम क्या लिखेंगे? टोटल चेंज इन मोमेंटम अगर हमको लिखना है तो लिखेंगे एन इंटू डेल्टा पी ऑफ बॉल्स या बॉल, यही तो लिखेंगे। एक बॉल का अगर इतना आ रहा है माइनस एम वी नॉट आ रहा है आई कैप, तो एन बॉल का टी टाइम में कितना मोमेंटम चेंज होगा? तो आप यहाँ पे लिखेंगे सर ये हो जाएगा माइनस एन एम वी नॉट आई कैप। बात समझ में आया? यानी कि जो चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन है एन बॉल का टी समय में, वो किधर है? निगेटिव एक्स एक्सिस पे। किधर है? तो ये 2 टाइप के सवाल आपको आगे देखने के लिए मिलेगा, है ना।
चाहे किसी भी मतलब ठीक ठाक किताब अगर उठाओगे तो सब में इस तरह के सवाल मिल जाते हैं। और ये डी से रिलेट कर देगा कि अगर एक बॉल को रिलीज करने में, मान लो एक हमारे पास सिस्टम था, एक गन था जो कि किसी दीवार से 100 मीटर की डिस्टेंस पे था, है ना, तो उस पर रेट ऑफ रिलीज आप बुलेट दे देगा, कितने देर में इतना बुलेट रिलीज कर रहा है, तो बताइए कि कितना हिट करेगा, कितना टाइम लगेगा, दुनिया भर के कैलकुलेशन इस पे दे देगा। तो खैर इसको भी हम छोड़ते हैं। हमारा जो मुद्दा है यहाँ पे समझने का कि भैया चेंज इन मोमेंटम के बारे में हमें बात करना है। एक बुलेट का चेंज इन मोमेंटम हमने देखा तो mv0 आया है, वो भी माइनस एक्स एक्सिस पे आया है, यानी कि जो दीवार फोर्स लगा रहा है बॉल पे, किस डायरेक्शन में लगा रहा है, माइनस एक्स एक्सिस पे लगा रहा है। बात समझ में आया? तो ऐसे t समय में हमने माना, ऐसे t समय में अगर n बॉल हिट कर रहा होगा तो टोटल जो परिवर्तन हो रहा होगा लीनियर मोमेंटम में बॉल का, टोटल जो परिवर्तन हो रहा होगा लीनियर मोमेंटम में बॉल का, वो कितना हो रहा होगा। तो t समय में टोटल चेंज इन मोमेंटम अगर हम कैलकुलेट करने जाएंगे तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक बॉल के मोमेंटम में परिवर्तन आया था। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये बहुत ही अच्छे लेवल का एग्जाम्पल है और काफ़ी जगह पे पूछा जाता है और काफ़ी बच्चा इसमें कंफ्यूज भी होता है और बहुत बेसिक है। एक बॉल का निकाल लिया, मान लिया 1 सेकंड में एक बॉल हिट किया, तो t समय में कितना बॉल कह रहा है सवाल में हिट करेगा, n बॉल। तो हम अगर टोटल चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे t टाइम में तो कितना आएगा? बात समझ में आ गया? तो इसको मिटाया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आई होप अब मतलब बेसिकली लीनियर मोमेंटम आपका क्लियर हो गया होगा और चेंज इन लीनियर मोमेंटम कैसे निकालेंगे ये भी क्लियर हो गया होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? अरे हाँ, जल्दी बताइए सब लोग, आया कि नहीं आया? तो अगर आपको इसके बाद कोई कहे कि भैया हमको सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ना है, न्यूटन बाबा ने जो सेकेंड लॉ दुनिया को सिखाया था, कौन सा लॉ? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ना है, तो आप फटाफट पढ़ लेंगे क्या अभी? अब तो आपको जितना चाहिए था इंफॉर्मेशन सब मिल गया है ना। तो न्यूटन ने दुनिया को ये बताया कि भैया उनका सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट है कि अगर किसी ने हमारे एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया, F0 मान लीजिए लगा दिया, कितना लगा दिया? F0, एक्सटर्नल फोर्स लगा है F0, है ना, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ मोमेंटम में परिवर्तन आया, तो आप कहोगे भैया देखिए अगर F0 आपने t समय के लिए लगाया है तो t समय में हमारा जो ऑब्जेक्ट हो कितना मोमेंटम चेंज किया। तो चेंज इन मोमेंटम को अगर हम डिवाइड कर देंगे समय से तो पता चल जाएगा आप कितना एक्सटर्नल फोर्स लगाए हैं। बात समझ में आया? तो न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हम लोग अब पढ़ेंगे, जो कि आराम से हम लोग फटाफट इस पे, अब ज़्यादा कोई टेंशन है नहीं, सब कुछ पीछे तो पढ़ ही लिया है आपने कि चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, सब ठीक सीख गए हैं कि नहीं? सीख गए हैं? अच्छा, तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट क्या है? इट इज डिफाइंड एट द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉर एन एक्सटर्नल फोर्स। एक एक्सटर्नल फोर्स के लिए अगर आप क्या देखें किसी भी ऑब्जेक्ट में, जैसे मान लो एक एग्जांपल मैं आपको दूं, एक हमारे पास क्या है? बॉक्स है। क्या है? बॉक्स है। ये आपके पास एक बॉक्स था, क्या था? और इस बॉक्स का मास मान लीजिए m है। कितना है? m है। क्लियर है? ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। किसी ने बोल दिया यार ये बॉक्स था, एक जगह पे a एक नाम है, एक जगह का a हमने नाम दे दिया, a पे पड़ा हुआ था, और इसमें क्या हुआ, एक बच्चा आया, इस बच्चे ने इसको धकेलना शुरू किया। एक बच्चे ने क्या किया? धकेलना इसको शुरू किया, और ये इसको धकेलना शुरू जब किया तो इस पे पास एक इनिशियल वेलोसिटी जो इसकी रेस्ट पे था शुरू में, क्या था? तो इनिशियल वेलोसिटी जो इसकी थी वो चेंज हो गई बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। तो मान लीजिए जब इसने धकेलना शुरू किया तो ये ऑब्जेक्ट मूव करने लगा v से। कितनी वेलोसिटी से मूव करने लगा? v से। और इस बच्चे ने जो इस पे फोर्स लगाया मतलब t समय के लिए लगाया। कितने समय के लिए लगाया? t समय के लिए लगाया। तो किसी ने आपसे पूछा कि अगर हमको ये कैलकुलेट करना हो कि ये बच्चा इस ऑब्जेक्ट पे, इस बॉक्स पे कितना फोर्स लगा रहा है, सवाल समझ में आया? ये बच्चा इस बॉक्स पे कितना फोर्स लगा रहा है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा, चलिए देख लेते हैं कि इस बॉक्स का इनिशियल मोमेंटम क्या है। तो आप कहोगे भैया देखिए इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉक्स क्या है? मास इनटू वेलोसिटी होता है, और वेलोसिटी की वैल्यू इसकी क्या है? शुरू में 0 है, तो इनिशियल मोमेंटम क्या आया? 0 आया। अच्छा, ये मान लीजिए एक्स डायरेक्शन है। कौन सा डायरेक्शन है? एक्स डायरेक्शन है। जब ये बॉक्स
v वेलोसिटी से चलने लगा। कितनी वेलोसिटी से? तो फाइनल मोमेंटम क्या हो गया? फिर से आप लिखेंगे m इंटू वी लिख देंगे। अब वेक्टर लगा दीजिए v में, है ना। और अगर डायरेक्शन के टर्म में लिखना है तो लिखेंगे m v i कैप, यही तो लिखेंगे। x डायरेक्शन में चल रहा है v वेलोसिटी से, तो इसको क्या लिखेंगे? फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू m v i कैप लिखेंगे। हमको पता है कि चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे, हमको पता है कि चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम का फार्मूला क्या आया? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम क्या है? एम वी आई कैप माइनस 0। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू कितनी आई? एम वी आई आया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और हमने बोला कि भैया इस बच्चे ने इस पे फोर्स लगाया टी टाइम के लिए। कितने टाइम के लिए? टी टाइम के लिए। तो टी टाइम में जो चेंज इन मोमेंटम होगा, टी टाइम में जो चेंज इन मोमेंटम होगा उसको हमने फाइंड आउट कर लिया। और न्यूटन का जो सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट है, न्यूटन का सेकेंड लॉ का जो स्टेटमेंट है ये क्या है? इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। कौन डिफाइन है? एक्सटर्नल फोर्स। ये बच्चा जो इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है इसकी वैल्यू, ये जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है इसकी वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करनी हो तो एफ एक्सटर्नल का जो फार्मूला आपको निकल के आया सेकेंड लॉ के हिसाब से, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, है ना, ये होता है क्या आपका एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल फोर्स। लेकिन कौन सा एक्सटर्नल फोर्स? नेट अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स। बात समझ में आया? नेट अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स। अब ये लीनियर मोमेंटम जो चेंज हुआ है कितने समय में चेंज हुआ है? टी समय में। किसी ने पूछा इस बच्चे ने कितना फोर्स लगाया, तो आप लिखोगे एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाई टी। समय आपने दे दिया टी, तो इसमें आपने कैलकुलेट किया एम वी डिवाइडेड बाई टी और डायरेक्शन आपको मिला आई कैप। तो देखिए जिस डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम हो रहा था उसी डायरेक्शन में आपको एक्सटर्नल फोर्स निकल गया, यानी कि यहाँ भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में दे रहा है और मोमेंटम में हमने देखा था जो परिवर्तन आया यहाँ भी एक्स एक्सिस पे ही परिवर्तन आया। बात समझ में आया? तो ये एक सिंपल फार्मूला होता हाउ टू कैलकुलेट एक्सटर्नल फोर्स, मास इनटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? ये एक्सटर्नल फोर्स। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हाउ टू फाइंड आउट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। समझ में आया कैसे निकाला जाएगा? बिल्कुल बेसिक सा एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आपको समझ में आ गया। अब इसी के बिहाफ पे हम थोड़ा और बड़ा एग्जाम्पल ले देते हैं। हमने देखा, हमने इनिशियल वेलोसिटी 0 कर दिया था तो चेंज इन मोमेंटम क्या आया, और चेंज इन मोमेंटम क्या आया उसके बाद हमने देखा कि कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है। उसके लिए हमने क्या किया, सिंपल एक फार्मूला आपको बता दिया कि भैया एक्सटर्नल फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है, यानी कि डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी होता है। अब देखिए यहाँ पे डेल्टा टी और मतलब डेल्टा लिखा है और यहाँ नीचे भी डेल्टा है। इसका मतलब ये किसके बारे में, कौन से फोर्स के बारे में बात कर रहा है? एवरेज फोर्स के बारे में बात कर रहा है। कौन से फोर्स के बारे में? एवरेज। मैंने आपको बताया था जब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पढ़ा रहा था, एवरेज एक्सेलरेशन वगैरह बताया था कि अगर डेल्टा शब्द दिख जाए आपको फार्मूले में तो इसका मतलब ये कौन सा डेल्टा, मतलब ये किसके बारे में बताना चाह रहा है? एवरेज चेंज के बारे में बताना चाह रहा है, एवरेज के बारे में बताना चाह रहा है। बात समझ में आया? तो ये जो फोर्स एक्सटर्नल फोर्स हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं इसे बोलते हैं हम लोग क्या क्या बोलते हैं? एवरेज फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एवरेज फोर्स बोलते हैं। बात समझ में आया? अरे हाँ कि ना? तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भैया, चेंज इन मोमेंटम आपको निकालेंगे, डिवाइड कर देंगे चेंज इन या परिवर्तन जो हो रहा है या टाइम इंटरवल से आप डिवाइड कर देंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? तो इसे बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल फोर्स। तो है ये एक्सटर्नल फोर्स तो है, लेकिन कैसा एक्सटर्नल फोर्स है? एवरेज है, एवरेज एक्सटर्नल फोर्स। बात समझ में आया? अरे हाँ कि ना? एवरेज एक्सटर्नल फोर्स। दूसरा डिफिनीशन हम दे रहे हैं भैया डिफरेंशियल फॉर्म में। तो हमने बोला कि अगर यही चीज हमें कैलकुलेट करना पड़ा बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए, कितने टाइम के लिए? ये जो डेल्टा टी है अगर ये टेंड करवा दे जीरो की तरफ, किसके तरफ? यानी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम जो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं वो बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए कैलकुलेट करने जा रहे हैं, बहुत ही
तो ऐसे कैलकुलेशन में हम लोग क्या पाते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू पाते हैं। क्या पाते हैं? तो देखिए एक फोर्स, जनरल फोर्स का फार्मूला क्या है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, है ना, या मोमेंटम अपॉन टाइम, वो भी हमें फोर्स क्या देता है, फोर्स देता है। लेकिन जब हम एवरेज एक्सटर्नल फोर्स कैलकुलेट करने जाएंगे तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल। बात समझ में आ रहा है? तो यहां से अगर मैं इसको लिखूं कि भाई हमें क्या चाहिए, इंस्टेंटेनियस फोर्स चाहिए। क्या चाहिए? तो इंस्टेंटेनियस फोर्स अगर हमें निकालना है तो हम बोलेंगे भाई आपके पास जो एवरेज फोर्स है, क्या है, इसी में डेल्टा टी को टेंड करवा दो जीरो की तरफ। क्या करवा दो? यानी कि आपको एक ऐसा लिमिट लेना पड़ेगा जिसमें डेल्टा टी टेंड कर रहा हो किसकी तरफ, यानी कि डेल्टा टी को टेंड करवाना है आपको जीरो की तरफ। तो एवरेज फोर्स आपका बन जाएगा इंस्टेंटेनियस, क्या बनेगा, एवरेज फोर्स। इंस्टेंटेनियस फोर्स कब बनता है, जब डेल्टा टी आप बहुत छोटा कर देते हैं, यानी कि जीरो के आसपास कर देते हैं। बात समझ में आया? ओके, तो हम लिखेंगे यहां पे लिमिट डेल्टा टी टेंड कर रहा है जीरो की तरफ, डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो इंस्टेंटेनियस फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, इट इज ए डी पी डिवाइडेड बाई डी टी। बात समझ में आया? जैसे वहां कैलकुलेशन आपने किया था, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, हाँ, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ऐसे ही तो फोर्स निकालोगे भाई। अरे हाँ कि ना? हाँ। तो बात साफ सुथरी है, क्लियर है? अभी आपने फोर्स देख लिया कि जब फोर्स आप कैलकुलेट करने जाएंगे तो जनरली कैलकुलेशन, जब कैलकुलेट करने जाएंगे दो तरह का कैलकुलेशन होता है, एक इंस्टेंटेनियस कैलकुलेशन होता है, एक एवरेज कैलकुलेशन होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपने किसी ऑब्जेक्ट को देखा एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, आपने सोचा यार इस पे कितना फोर्स लग रहा होगा, वही आपकी सोच बताएगी कि इंस्टेंटेनियस फोर्स कितना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे हाँ कि ना? और आपने सोचा 1 घंटा में एक ऑब्जेक्ट 50 kg मीटर पर सेकेंड का परिवर्तन ले आया अपने लीनियर मोमेंटम में, तो कहीं ना कहीं आप कौन सा फोर्स निकालेंगे, एवरेज फोर्स निकालेंगे। 1 घंटा, आपने, मैंने क्या बोला, 1 घंटा। अरे भाई 1 घंटा कितना सेकंड होता है? हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इतना बड़ा ड्यूरेशन जब देखेंगे तो उसमें एवरेज फोर्स ही आएगा, इंस्टेंटेनियस नहीं आएगा। लेकिन हाँ, जब कहेंगे अच्छा 10वें सेकंड में कितना फोर्स लगा था, तब आप कहीं ना कहीं किसके बारे में बात कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? अरे हाँ कि ना? तो आगे बढ़े। तो बेसिक कैलकुलेशन हमने फोर्स के बारे में देखा कि हाउ टू कैलकुलेट फोर्स, हाउ टू कैलकुलेट फोर्स। बात समझ में आया? अच्छा, कभी कभी हमने, अभी देखो इनिशियली हमने क्या दिया था, इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या थी, ऑब्जेक्ट की 0 थी। इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की क्या थी, 0 थी। इनिशियल वेलोसिटी अगर ऑब्जेक्ट की 0 है, क्या है, इनिशियल वेलोसिटी अगर ऑब्जेक्ट की 0 है, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे फोर्स, ये हमने भी कैलकुलेट कर लिया। बट किसी ने बोला यार देख भाई, हमारे पास क्या है ना, एक ऑब्जेक्ट था, एक ऑब्जेक्ट था, और ये ऑब्जेक्ट पहले हवा में ऐसे उड़ रहा था v वेलोसिटी से, जिसका मास कितना है, m है। मान लो u वेलोसिटी से चल रहा हो, कितने वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ये t1 पे कितनी वेलोसिटी रखा था, t1 नॉट इक्वल टू 0 मान लिया हमने। t1 कोई टाइम रहा होगा, है ना, जिसपे इसकी वेलोसिटी कितनी थी, u थी। और उसके बाद में इस पे एक फोर्स लगा, क्या लगा, फोर्स लगा। फोर्स लगने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, v हो गई। क्या वेलोसिटी हो गई, मास तो वही रहेगा। यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई हो गया, क्या अप्लाई हो गया, फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लग गया। किसी ने आपसे पूछ लिया कि भैया ये बताइए, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चला, अगर फोर्स अप्लाइड था ए टू बी, एफ एक्सटर्नल, तो बताइए इस एफ एक्सटर्नल को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए ध्यान से सुनिए पहले कॉन्सेप्ट। ए पर जब ऑब्जेक्ट था तो यू वेलोसिटी से जा रहा था, मास इसका कितना था, एम था। मास में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, क्योंकि देखिए मास जो है दोनों एम लिखा गया। बात समझ में आया? अच्छा, ए पर अगर ये यू वेलोसिटी से चल रहा था और उस समय इस पे एक फोर्स लगाया आपने, तो बी तक पहुंचते पहुंचते आपके पास वेलोसिटी हो गई वी। कितनी वेलोसिटी हो गई, वी। तो ए से बी चलने में इसके ऊपर इस एक्सटर्नल फोर्स को कैलकुलेट करना है, ए से बी चलने में। बी के बाद क्या हो रहा है, हमसे कोई लेना देना नहीं है। बात समझ में आया? अरे हाँ कि ना?
तो मानेंगे कि ए से बी चलने में इसने समय खर्च किया होगा। जैसे यहाँ T1 समय पहुंचा, मान लीजिए यहाँ पे T2 समय में पहुंचा। कितने समय में पहुंचा? T2 समय में पहुंचा। तो किसी ने बोला ए से बी कितने देर में पहुंचा, तो डेल्टा टी अगर यहाँ पे अगर कोई आपसे पूछेगा तो डेल्टा टी की वैल्यू आप क्या लिखेंगे? T2 माइनस, तो हमको पता है चेंज इन टाइम क्या होगा? फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अच्छा, इनिशियल मोमेंटम कितना है? इनिशियल मोमेंटम mu। किसी ने पूछा फाइनल मोमेंटम? फाइनल मोमेंटम mv। अरे बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम डेल्टा टी हमने निकाल लिया। किसी ने बोला एक्सटर्नल फोर्स के बारे में बताइए, तो हमने कहा देख भाई एक्सटर्नल फोर्स तो हम जान चुके हैं। कितना एक्सटर्नल फोर्स? अरे हाँ, तो भाई साहब हम क्या लिखेंगे? mv माइनस mu डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। बात बिल्कुल सही है। मास हमारा कांस्टेंट था, हमने क्या माना? m कांस्टेंट है। ये जो डेरिवेशन हो रहा है इसमें मास हमारा क्या होगा? पहले इसीलिए हमने बता दिया था कि मास में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए रियलिटी में जो डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेल्टा T है ये एक्सटर्नल फोर्स के बारे में बताता है। और क्योंकि हमें डेल्टा P कैलकुलेट करने आता है इसलिए हमने उसको कैलकुलेट किया और यहाँ पे आपको बता दिया कि देखिए भाई ये ऐसे होता है, ठीक है ना। और नीचे हमने देखा कि डेल्टा T की वैल्यू क्या है? T2 माइनस, अरे हाँ कि ना? अच्छा, इतना पता है आपको। तो एक्सटर्नल फोर्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो क्या लिखूंगा? m, देखिएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 अगर हो रहा है तो इसको आपने पीछे वाले काइनेमेटिक्स चैप्टर में पढ़ा है एक्सेलरेशन के नाम से। किसके नाम से? तो यहाँ पे एक वैल्यू आ गया फोर्स का, और मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो एक्सटर्नल फोर्स की जो वैल्यू आई है एक ठू और आ गई है। एक्सटर्नल फोर्स का सही अगर फार्मूला देखा जाए तो डेल्टा P बाई डेल्टा T होता है। और इसको जब हम आगे कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें नजर आ रहा है मास गुणे एक्सेलरेशन आ रहा है। मास गुणे एक्सेलरेशन आया। बात समझ में आया? अरे हाँ कि ना? क्लियर हो गया? तो इस एक्सटर्नल फोर्स का एक फार्मूला और हमने देखा, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू जो एक्सेलरेशन। इस फोर्स को लगाने के बाद, इस फोर्स को जब आप इस ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हैं तो इस ऑब्जेक्ट के पास जो एक्सेलरेशन मतलब पैदा हुआ, जनरेट हुआ, अगर वो आपको एक्सेलरेशन पता चल जा रहा है और मास तो दिया रहेगा तो मास गुणे एक्सेलरेशन कर देंगे तो आपको डायरेक्ट फोर्स का वैल्यू मिल जाएगा। बात समझ में आया? अरे हाँ कि ना? बट एक सवाल आपसे मेरा ये है कि which one is correct for second law of motion। देखिएगा एक सवाल है जो कि आपके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा सुधारेगा। Which one is correct for second law of motion? पहला ऑप्शन है मास इंटू एक्सेलरेशन, दूसरा ऑप्शन है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, तीसरा ऑप्शन है v को आपने बाहर ले लिया, डेल्टा चेंज इन मास, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो सही जो ऑप्शन न्यूटन के सेकेंड लॉ को डिनोट कर रहा है या समझा रहा है उसके बारे में बताना कौन सा ऑप्शन सही है। विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन? बताइए सब लोग। हाँ, कौन सा? सेकेंड करेक्ट है। बात समझ में आया? कुछ लोग कहते हैं भैया मास इंटू एक्सेलरेशन ही हमको क्लास 9 से ही पढ़ाया जा रहा है, लेकिन मास इंटू एक्सेलरेशन आफ्टर डेरिवेशन आता है। देखिए ये जब आपने कैलकुलेट किया तब आया है। शुरू में आपको क्या बताया? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बताया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है उसका करेक्ट स्टेटमेंट चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू द टाइम है। बात समझ में आया? अरे हाँ कि ना? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? न्यूटन का सेकेंड लॉ समझ में आ गया?
अच्छा, लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन, लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन, एक्सटर्नल फोर्स का डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम, डायरेक्शन ऑफ, वो किसकी डायरेक्शन देगा? एक्सटर्नल। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, इसको मिटा दें। चलिए भैया, थोड़ा थोड़ा सवाल करेंगे हम लोग ताकि ये और अच्छा हो जाए कॉन्सेप्ट आपका, है ना। क्लियर हो रहा है भाई? तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही था? हमने मिटा दिया इसको, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट था, dp/dt, है ना। तो छोटे छोटे सवाल करेंगे हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 1, आपको अब बताना है फोर्स। क्या बताना है? तो पीछे वाला सवाल, एक बॉल आया, इसका मास था 2 kg। कितना kg? 2 किलो का मास, और चल रहा है ये 10 मीटर पर सेकंड से। कितना मीटर पर सेकंड से? और समय दिया है, कौन सा समय दिया है? ये जो t समय मैं दे रहा हूं, ये किसके लिए दे रहा हूं? t समय के लिए। ये बॉल वॉल के कांटेक्ट में था। ये मान लीजिए 0.2 सेकेंड है। कितना सेकेंड है? द टाइम इन विच द बॉल वाज इन कांटेक्ट विथ वॉल। बात समझ में आया? वो t समय दिया गया है। t समय के लिए ये मान लो t समय ऐसे जाके बॉल और वॉल ऐसे टकरा रहा है। कितने समय में? t समय में। और वो समय कितना दिया है? तो उतनी देर के लिए तो फोर्स लगाएगा भाई दीवार। अरे हाँ कि ना? तो बताना है द फोर्स अप्लाइड बाय द वॉल ऑन द बॉल, है ना। फाइंड आउट फोर्स अप्लाइड बाय द वॉल ऑन द बॉल। बात समझ में आया? ये निकालिए फटाफट। कितना आएगा? अरे अभी हमने पीछे पढ़ा है ना, इस बॉल का मोमेंटम में परिवर्तन कितना आएगा? -mv0 I कैप आएगा कि नहीं आएगा? अरे हाँ कि ना? तो माइनस तो आपको डायरेक्शन बता रहा है ना, और वो ये बता रहा है कि ये दीवार, ये वॉल बॉल पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो इसका डायरेक्शन तो ये है फोर्स का, एक्सटर्नल फोर्स तो ऐसे लग रहा है। अरे हाँ कि ना? हाँ। तो इसको अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो क्या करूंगा? माइनस, पहले लिख दीजिए, इसको लिखिए 2 × 20, है ना, और एक लिख दीजिए I कैप। तो ये डेल्टा P की वैल्यू आई, यूनिट तो आपको पता है kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो ये आएगा -20 kg मीटर पर सेकेंड। I कैप लिख दीजिए बाहर। बात समझ में आया? इतना आपका आ गया क्या? चेंज इन मोमेंटम आ गया। क्या आया बेटा? हमने बस आपसे पूछा था ना, एक्सटर्नल फोर्स बाय द वॉल ऑन द बॉल। अगर आप लिखेंगे एक्सटर्नल फोर्स बाय द वॉल ऑन द बॉल, अगर आपको पता लगाना हो तो क्या करेंगे? चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ कांटेक्ट। इसे टी को बोल देते हैं टाइम ऑफ कांटेक्ट। की इतने देर के लिए ये जो बॉल था वॉल के कांटेक्ट में था, इसे टाइम ऑफ कांटेक्ट भी बोल दे सकते हैं आप लोग। टाइम ऑफ कांटेक्ट भी बोल सकते हैं, टाइम ऑफ कांटेक्ट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी हो तो क्या करेंगे हम भैया? -20 kg I कैप लिख दीजिए पहले, उसके बाद में यूनिट लिख देंगे। -20 kg मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 0.2 सेकेंड। बात समझ में आया? तो 0.2 सेकेंड अगर देखा जाए तो एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू -100 kg, इसको I कैप लिख दीजिए। I कैप यूनिट लिख रहा है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चाहे इसको लिखिए kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको लिखिए, किसने ला दिया था? न्यूटन बाबा ने। तो इसके नाम पे इनका यूनिट पड़ा न्यूटन, और लिखेंगे स्मॉल लेटर में तो इसे न्यूटन लिखेंगे, है ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस वॉल ने इस बॉल पे 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, किस दिशा में? -x एक्सिस। बात समझ में आया?
अच्छा चलिए दूसरा सवाल करते हैं। वही सवाल फिर से आपको बताना है कि इसका आंसर कितना होगा। सवाल का लेवल थोड़ा सा धीरे धीरे बूस्ट होता हुआ, अभी तो हमने देखा था कि हाँ किस तरह का, ये 53 डिग्री बना रहा है। कितना डिग्री बना रहा है? और आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। और यही बाल था भैया 2 किलो वाला। कितना किलो वाला? 2 किलो वाला। इस बार बताना है कि धरती माने ये ग्राउंड है, धरती से टकरा रहा है। इस बार आपको बताना है कि धरती माँ ने इस बाल पर कितना फोर्स लगाया। अगर ये बाल धरती माता के कांटेक्ट में था 0.1 सेकेंड के लिए, टाइम ऑफ कांटेक्ट कितना दे दिया? 0.1 सेकेंड। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे हाँ कि ना? तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये टाइम ऑफ कांटेक्ट कितना दिया? 0.1 सेकेंड। ये क्या है? टाइम ऑफ कांटेक्ट है। बात समझ में आया? टाइम ऑफ कांटेक्ट है, कितने देर के लिए ये बॉल इस धरती से टकरा रहा होगा। फटाफट बताइए। अरे करना क्या है? फिर से इसको रिजॉल्व कर दीजिए इस डायरेक्शन में। अरे हाँ कि ना? तो इसको जब रिजॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 10 cos 53। हमने कहा था राइट एंगल ट्रायंगल एक याद रखने के लिए आपको, ये 53 है अगर मान लीजिए, तो इसके सामने 4 बनेगा। ये 37 है तो इसके सामने क्या आएगा? 3 आएगा। ये 90 डिग्री है तो इसके सामने कितना आएगा? 5 आएगा। इस बार बोल दिया भैया cos 53। तो हम यहाँ खड़े होंगे एज ए ऑब्जर्वर। यहाँ से जब देखेंगे तो cos 53 की वैल्यू क्या लिखेंगे? 3/5 लिखेंगे। और sin 53 का, sin 53 की वैल्यू 4/5। 4/5। बात समझ में आया? अरे हाँ कि ना? तो इस डायरेक्शन में जो वैल्यू आएगी ये आएगी आपकी 10 × 3/5, दैट विल बी इक्वल टू 6। दैट विल बी इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियली बॉल आ रहा था 6 मीटर पर सेकेंड से। और वर्टिकली डायरेक्शन में अगर कैलकुलेट करेंगे तो 10 sin 53 लिखेंगे एंड दैट विल बी इक्वल टू 10 × 4/5, दैट विल बी इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड। 8 मीटर नेगेटिव वाई एक्सिस पे गिर रहा है 8 मीटर पर सेकंड से बाल। बात समझ में आया? टकराने के पहले एक कंपोनेंट था अलोंग एक्स एक्सिस, टकराने के बाद अगर ये हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाएं तो टकराने के बाद कैसे मूव करेगा? 53 डिग्री पे मूव करेगा। कहां से 53 डिग्री मूव करेगा? ये देखिए अगर बात करें तो ये 37 डिग्री बना रहा है। बना रहा है कि नहीं बना रहा है? तो यहां से कितना बनाएगा? ये भी 37 बनाएगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो 10 मीटर पर सेकंड से यहां भी निकला। अरे हाँ कि ना? अच्छा यहां भी आप क्या करेंगे? कंपोनेंट लेंगे। यहां भी आप कंपोनेंट लेंगे इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। ये एक्स एक्सिस मान लीजिए, ये वाई एक्सिस मान लीजिए। एक्स एक्सिस का अगर ये 37 बन रहा है तो यहां भी 37 बनेगा। अरे हाँ कि ना? तो अगर कंपोनेंट लेंगे तो इधर आएगा क्या? 10 cos 37। अरे हाँ कि ना? और इस डायरेक्शन में आएगा 10 sin 37। अरे आई समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे sin 37 और cos 37 तो वैल्यू क्या आएगी? sin 37 की वैल्यू 3/5 और cos 37 की वैल्यू 4/5 है ना? तो यहाँ पे ये कंपोनेंट आएगा 4 × 2, दैट विल बी इक्वल टू 8 मीटर पर सेकंड। यानी कि y कंपोनेंट अभी भी 8 मीटर पर सेकंड आएगा और x कंपोनेंट अभी भी 6 मीटर पर सेकंड आएगा। अरे आएगा क्या? हमने कल देखा था कि कैलकुलेशन में इस तरह के सवाल में कौन सा कंपोनेंट चेंज होता है? y कंपोनेंट। x कंपोनेंट ध्यान से देखो 6 मीटर पर सेकंड से पॉजिटिव x एक्सिस पे पहले जा रहा था टकराने के पहले। अरे हाँ, और टकराने के बाद भी 6 मीटर पर सेकंड से पॉजिटिव x एक्सिस पे जा रहा था। तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम अबाउट x एक्सिस कितना आया? या अलोंग x एक्सिस कितना आया? 0 आया। कितना आया? 0 आया। और कल हमने इस चीज को आराम से करा भी था। याद करो वो दिन जब हमने पढ़ा था ये सवाल। डेल्टा p चेंज इन मोमेंटम बराबर आप लिखेंगे फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो परिवर्तन तो हो रहा है सिर्फ और सिर्फ इस वाले कंपोनेंट में। कौन वाले कंपोनेंट में? वाई एक्सिस। अरे वाई एक्सिस पे ऐसे गिरा 8 मीटर पर सेकंड से गिरा, 8 मीटर पर सेकंड से गिरा वाई एक्सिस पे। और गिरने के बाद ये 8 मीटर पर सेकंड से ऐसे ऊपर जा रहा था। कितने मीटर पर सेकंड से? लेकिन एक्स एक्सिस पे क्या हो रहा है? ये वाई एक्सिस का हो गया, ये वाई एक्सिस का हो गया भैया।
और एक्स एक्सिस पे क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस के बारे में बात कर लेते हैं। टकराने के पहले भी एक्स एक्सिस पे जा रहा था 6 मीटर पर सेकंड से, और टकराने के बाद भी जा रहा था एक्स एक्सिस पे 6 मीटर पर सेकंड से। तो क्या इस बेशरम के ऊपर कोई फर्क पड़ा? भाई टकराने के पहले जैसे था, टकराने के बाद भी वैसे। इसका मतलब हमको ये बात समझ में आया कि एक्स एक्सिस पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। बात समझ में आया कि नहीं आया? अरे हाँ कि ना? इसको मिटा दे रहे हैं। क्लियर है? तो अब तो कैलकुलेशन हो जाएगा फटाफट। बताइए आंसर, जल्दी बताइए, जल्दी, समय नहीं है बहुत ज्यादा। अरे बताइए भाई। हाँ, अरे चेंज इन मोमेंटम अबाउट वाई एक्सिस कितना आ रहा है आपको? वेलोसिटी तो पता चल गया ना। तो चेंज इन मोमेंटम अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, पी फाइनल की वैल्यू आपको देखने के लिए मिल रही है। मान लीजिए वाई एक्सिस ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है इधर जब जा रहा है। तो पहले जब गिर रहा था तो निगेटिव वाई एक्सिस पे गिर रहा था, बाद में जा रहा है 2 किलो का मास है तो मास इंटू वी फाइनल अबाउट वाई एक्सिस लिखेंगे। ये कितनी वैल्यू आएगी? एम इंटू सॉरी मास की वैल्यू दे हुई 2 किलो गुणे 8 मीटर पर सेकेंड, है ना। कौन से एक्सिस पे आप कैलकुलेट कर रहे हैं? वाई एक्सिस पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो फाइनल मोमेंटम वाई एक्सिस पे कितना आया? 16 जे कैप लिख देंगे, उसके बाद आएगा केजी मीटर पर सेकेंड। अरे हाँ कि ना? और इनिशियल मोमेंटम अबाउट वाई एक्सिस जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इनिशियल मोमेंटम में वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस अगर आप देखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी अबाउट वाई एक्सिस, है ना, इनिशियल वेलोसिटी अबाउट वाई एक्सिस, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 2 kg इंटू 8 मीटर पर सेकेंड बट माइनस जे कैप लिखेंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो पी इनिशियल की वैल्यू क्या होगी भैया? 16 की जगह माइनस 16 जे कैप हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड। किसी ने पूछा भैया चेंज इन मोमेंटम का फार्मूला आपने तो लिख दिया है। तो ठीक है, हमने लिखा है, अच्छी बात है, लिखा है। क्या करेंगे हम? 16 जे कैप माइनस ऑफ माइनस 16 जे कैप, है ना। और यूनिट क्या होता है मोमेंटम का भैया? केजी मीटर पर सेकेंड। तो हमने देखा कि आया 32 जे कैप आया केजी मीटर पर सेकेंड। अरे हाँ कि ना? तो ये डेल्टा पी हो गया। क्या हो गया? अरे क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे हाँ कि ना? अच्छा, तो भाई साहब एक्सटर्नल फोर्स का फार्मूला हमने पढ़ लिया है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, है ना। तो चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू 32 जे कैप आया है और समय की वैल्यू कितना है? 0.1 सेकेंड। ये केजी मीटर पर सेकेंड था ऊपर वाला, केजी मीटर पर सेकेंड। तो एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू कितनी आई भैया? 320 न्यूटन का फोर्स लगा है। किस दिशा में? जे कैप पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ धरती माता इस बाल पे फोर्स लगा रही हैं। बिल्कुल सही बात। डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का देखना होगा तो क्या ध्यान में रखेंगे? चेंज इन मोमेंटम किस डायरेक्शन में मिल रहा है। बात समझ में आया कि नहीं? इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेंबर, है ना। ये ऐसा पॉइंट है जो आगे जब एफबीडी बनाएंगे, अभी फ्री बॉडी डायग्राम, आगे जब कोलिजन पढ़ेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन देखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पढ़ेंगे, तो ये बातें बड़ी खास हैं जो आपके दिमाग में होनी चाहिए। नहीं तो कोई भी दुनिया का कोई टीचर आपको समझा नहीं पाएगा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कैसे निकालते हैं। बात समझ लीजिए ध्यान से। दुनिया का कोई टीचर अगर आपको फर्जी में रटा रहा है, समझा रहा है, तो इसका मतलब सिर्फ आपको बेवकूफ़ बना रहा है। चाहे यूट्यूब पे पढ़ो, चाहे ऑफलाइन पढ़ो, चाहे ऑनलाइन पढ़ो। अगर आपको ये नहीं पता है कि चेंज इन मोमेंटम किस एक्सिस पे ऑब्जेक्ट का कितना आ रहा है ना, तो आपको अगर कोई बोले कि निकाल दो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो आप निकाल नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये फाइंड आउट करना कि रियलिटी में जब कोई भी बॉडी किसी से टकरा रहा है तो उस पे सामने वाला किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। बात समझ में आया? हम तो वही टकरा रहे हैं ना बार बार। हम तो आपका कॉन्सेप्ट वहीं से उठा रहे हैं ना जहां हमको पता है कि फ्यूचर में काम आएगा। नहीं तो हम भी ऐसे 10 टू ब्लॉक बनाते और कहते धकेलो, है ना। उससे कोई मतलब होने वाला नहीं है। पढ़ेंगे लेकिन ढंग से पढ़ेंगे। बात समझ में आया? मिटाएं इसको।
चलिए फटाफट और एग्जाम्पल देखते हैं, छोटा छोटा एग्जाम्पल जो आपके मन को अच्छा लगे, है ना। जैसे लॉलीपॉप जो लोग ऑनलाइन पढ़ाते हैं देते रहते हैं। मान लीजिए एक तो बॉक्स था और हमारे क्लास में एक तो गोलू है ना। ए गोलू आ जाओ, हाँ धकेलो इसको। इसका मास था 10 kg, कितना किलो का? अब गोलू इसको धकेल रहे थे, शुरू शुरू में ये रेस्ट पे था, क्या था? गोलू इसको धकेलने की कोशिश कर रहे 5 सेकंड के लिए। कितने सेकंड के लिए? 5 सेकंड में भी ये 10 kg हिला नहीं पाए। 5 सेकंड में भी ये 10 kg हिला नहीं पाए। तो इसका मतलब गोलू इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहे होंगे? कितना फोर्स लगा रहे होंगे लगभग? अरे बताओ भाई। हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से कम लगा रहे होंगे कि नहीं? गलत बात, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ही नहीं। यहाँ पे हम ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ रहे हैं, इनर्शिया से कम लगा रहे होंगे। किससे कम लगा रहे होंगे? इनर्शिया से कम लगा रहे होंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये इनर्शिया जो भी 10 किलो का है, उससे ये गोलू ऐसे करेंगे, बेटा चलो चलो चलो, बस दिखा रहे हैं देखो हम धकेल रहे हैं, लेकिन धकेल नहीं रहे। गोलू को गुस्सा आया, गोलू ने धकेलना शुरू किया, भाई साहब इसको फेंक दिया यहाँ से, कहा भाई साहब भग। और ये चला और चला कैसा? 30 मीटर पर सेकंड से भागने लगा। 5 सेकंड के बाद ये 30 मीटर पर सेकंड से भागने लगा। कितने मीटर पर सेकंड से? किसी ने पूछा कि भैया एक्सटर्नल फोर्स कितना इन्होंने लगाया, मैग्नीट्यूड बताना है। फटाफट बताइए कितना आएगा यहाँ इनिशियल मोमेंटम? अरे इनिशियल मोमेंटम कितना है? 0। फाइनल मोमेंटम? अरे 30 गुणे 10, 30 गुणे 10, 300 kg आया। kg मीटर पर सेकेंड कितने देर के लिए आया? 5 सेकेंड के लिए आया, 5 सेकेंड। तो कितना फोर्स लगाया? अरे बताइए, 60 न्यूटन का फोर्स लगाया क्या गोलू ने? अरे हाँ कि ना? बात समझ में आया? अगला सवाल करें। चलिए चौथा सवाल है ना। इस बार ये ब्लॉक है ना, इस बार ये ब्लॉक पहले से चल रहा था, 10 किलो का ही ब्लॉक था, 10 kg का ही ब्लॉक था। कितने किलो का था? 10 kg का ब्लॉक था। ये 30 मीटर पर सेकंड से चल रहा था। कितने मीटर पर सेकंड से? 30 मीटर। और भाई साहब इसने देखा नहीं कि सामने एक दीवार है, गया धड़ाम से, दीवार से टकरा गया और वहीं रह गया। धड़ाम से टकराया और वहीं रह गया। टकराने का जो समय था ये 0.01 सेकंड था। टकराने का समय कितना था? 0.01। किसी ने पूछा इस दीवार ने इस बॉक्स को रोकने के लिए कितना फोर्स लगाया? जल्दी बताइए। इस दीवार ने इस बॉक्स को रोकने के लिए कितना एक्सटर्नल फोर्स लगाया होगा ताकि ये इसको रोक पाया? हमको पता है इसका इनिशियल मोमेंटम कितना इस डायरेक्शन में है। डायरेक्शन छोड़ दीजिए, मैग्नीट्यूड बताइए। 300 kg मीटर और फाइनल मोमेंटम 0 हो गया भैया, रुक गया जाके। अरे हाँ कि ना? तो चेंज इन मोमेंटम जब निकाला तो हमको कितना आया? मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं। मैग्नीट्यूड, आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय द वॉल ऑन द बॉक्स, है ना। तो चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू फिर से कितनी आई? अरे बोलो, मैग्नीट्यूड में बात कर रहा हूं, क्योंकि फाइनल मोमेंटम तो 0 है। इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू जो थी वही चेंज इन मोमेंटम आई। अरे आई क्या? और टाइम की वैल्यू कितना सवाल में दिया है? अरे हाँ, अच्छा तो भैया एक्सटर्नल फोर्स जो लगा रहा है वॉल ऑन द बॉक्स वो कितना आया? 300 kg मीटर डिवाइडेड बाई 0.01। अरे कितना आएगा भैया? 300 पहले था, 100 और इसमें ऐड करोगे ना, तो कितना आया? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखिए, या इसी को क्या लिखिए? न्यूटन बाबा बोल दीजिए भैया। एक्सटर्नल फोर्स हो गया, वॉल पे हो गया, नहीं वॉल ने लगाया। इसको लिखेंगे कैसे? ऐसे रखेंगे भाई,
एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉक्स बाय द वॉल, उल्टा थोड़ा लिख दिया तो इसको ध्यान दीजिएगा। वैसे टिट फाट टैट होता, आगे न्यूटन का सेकंड थर्ड लॉ पढ़ोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। ये बक्सवा भी जाके दीवार को उतना फोर्स से तोड़ेगा, ये भी उतना ही फोर्स लगाएगा, है ना। तो लिखने का तरीका थोड़ा हम चेंज कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉक्स बाय द वॉल, है ना, ये मैग्नीट्यूड आएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? अरे हाँ कि ना? तो ये बात समझ में आया, छोटा मोटा बात, न्यूटन का सेकंड लॉ क्लियर हो रहा है? कोनो आपत्ति है क्या? लॉलीपॉप वाला सवाल नहीं, अच्छे अच्छे सवाल है ये, तो ये लॉलीपॉप वाला सवाल है ना, जिसमें गोलुआ ढकेल रहा था, ठीक है, जगलर नट्टा कैटलिस्ट, इसको मिटाए। चलिए छोटा सा सवाल करेंगे हम लोग बहुत ही आराम से। एक ट्रक है हमारे पास, क्या है? ट्रक है, ट्रक है भैया, ट्रक है ना, ये ट्रक है। ओ भाई साहब, ट्रकवा हमको बनाने आता है क्या? नहीं आता है भाई। वाह वाह वाह, क्या ट्रक बनाया हमने, और लिटरली बहुत मजा आया। यहाँ ऐसे ड्राइवर बैठा था भैया, ये जा रहा था ट्रक किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। ये माल ढोने वाला ट्रक है भाई साहब। क्या है ये? एग्जाम्पल नंबर 5 है कि 6 है? यहाँ पे एक टू आयरन का ऐसे पीस रखा था, लोहे वाला, लोहे दा बंदा, है ना। ये आयरन बॉक्स है, आयरन का स्पेलिंग ये होता है ना भैया? हाँ सर, ये आयरन का बॉक्स रखा गया है। इसका मास 500 किलो है। कितना किलो है? 500 किलो है। ये चल रहे थे, शुरू हुए चलना, ये चलते, मान लीजिए इन्होंने, ये गाड़ी जो है, ये व्हीकल ट्रक जिसे बोलते हैं, ये कैरी मतलब इसको ढो रहा है ना, एक जगह से दूसरे जगह जा रहा था। ये शुरू में रेस्ट पे था। कहाँ पे था? ये 30 मीटर पर सेकंड, भाई 30 मीटर पर सेकंड बार बार आ रहा है, बदलते हैं इस बार। ये 20 मीटर पर सेकंड से चलना शुरू किया, और ये कहाँ से 20 मीटर पर सेकंड गेन कर पाया? ये चला जब 100 मीटर चला। कितना चला? 100 मीटर चला, तब इसके पास 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी आई। 100 मीटर चलने के बाद इसके पास, बात समझिए, 100 मीटर चला है। शुरुआत कहाँ से हुआ था? चला कितना? चला कितना? तो इसके पास 20 मीटर की वेलोसिटी। किसी ने पूछ लिया, अच्छा ये बताइए, ये जो आयरन पीस अगर इस पे स्लाइड नहीं हो रहा था, अरे हाँ कुछ समझ में आया भैया, अगर ये आयरन पीस बड़े आराम से ट्रक के साथ मूव कर रहा था, तो बताइए फोर्स ऑन द आयरन पीस। भाई आयरन पीस को कोई खींच रहा होगा ना, कौन खींच रहा है? ट्रक खींच रहा है ना। तो ट्रक भाई खींचेगा तो इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा होगा इस पे, एक्सटर्नल फोर्स, जो कि ये खींच रहा है इसको, भाई तभी तो ये आगे बढ़ेगा। हम यहाँ से देख रहे हैं तभी तो जाएगा। तो एक्सटर्नल फोर्स बताना है आपको ऑन द आयरन पीस, बहुत आसानी से कर सकते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पकड़ेंगे क्या? हमको क्या दिया है, क्या नहीं पता है? अरे इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो थर्ड इक्वेशन काम आएगा क्या? क्या निकालने के लिए? एक्सेलरेशन। क्या निकालने के लिए? अरे भाई साहब एक्सेलरेशन आएगा क्या? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 2a बोल दो या डिस्प्लेसमेंट बोल दो, बात समझ में आया? फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड माइनस 0 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन नहीं पता है, डिस्प्लेसमेंट कितना? 100। अरे हाँ कि ना? हाई कितना आएगा? 400 इज इक्वल टू 200 गुणे क्या? एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है। अरे हाँ भैया, हमने निकाल लिया एक्सेलरेशन कितना आया। अरे आया। एक्सटर्नल फोर्स का फार्मूला क्या होता है? मास इंटू आयरन पीस का किलो का है 500 kg, गुणा करेंगे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे हाँ,
कितना न्यूटन? 1000 न्यूटन का फोर्स लग रहा है किसके ऊपर? समझ में आ रहा है कुछ कुछ? कोनो आपत्ति है? एक छोटा सा सवाल और करेंगे फॉर इंस्टेंटेनियस फोर्स के लिए। किसके लिए? अभी तक तो हम लोग एवरेज वाली बातें कर रहे हैं, ये सब भी एवरेज निकाल रहे हैं भैया, कुछ टाइम में आ रहा है कि नहीं है भाई? लेकिन इंस्टेंटेनियस को पूछने वाला कोई नहीं है। हाँ बेटा, इसको लिख लिया? चल सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6। भाई साहब हमारे पास एक फोर्स था, या मैं बोलूं हमारे पास लीनियर मोमेंटम एज ए फंक्शन हुआ। इफ लीनियर मोमेंटम 2 + 3t², अगर लीनियर मोमेंटम एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो जो 2 + 3t² है, देन फाइंड आउट इंस्टेंटेनियस फोर्स एट t = 2 सेकेंड। समय जब 2 सेकेंड रहा होगा तो इंस्टेंटेनियस फोर्स की वैल्यू क्या रही होगी? चलो बहुत आसान है सर, इंस्टेंटेनियस फोर्स का फार्मूला हमने पीछे पढ़ा है। अरे भाई साहब क्या पढ़ा है? dp/dt। क्या पढ़ा है? अरे डिफरेंशिएट ही तो करना है इनको, तो करते हैं ना। d/dt 2 + 3t²। अरे हाँ, अच्छा 2 क्या है? कांस्टेंट है। इसको कैसे लिखेंगे? देखो गरीबों, जो लोग वीडियो देख रहे हैं जिनकी गरीबी बहुत है, जिनको डिफरेंशिएशन नहीं आता, मेडिकल वाले बच्चे, इंजीनियरों वालों को भी कौन बहुत ज़्यादा आता है, इंजीनियरिंग वाले भी तो इसे घूमते हैं कुछ दिन। तो 3dt² ऐसे करेंगे ना? अरे हाँ कि ना? तो भाई साहब ये कांस्टेंट है इसका, और ये t² है, 3 हमने कॉमन ले लिया बिकॉज ऑफ कांस्टेंट था, तो ये क्या आएगा? अरे 2t आएगा ना, तो ये 3 × 2t क्या हो जाएगा? ये इंस्टेंटेनियस फोर्स का जो टाइम के रिस्पेक्ट में फंक्शन आया कितना आया? 2t आया, दैट विल इक्वल टू 60। अरे हाँ, तो हमसे पूछ लिया भैया समय की वैल्यू अगर यहाँ 2 सेकंड रख दें तो फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी? देखो 6 × 2 सेकेंड, 6 × 2 कर दीजिए, कितना आया भैया? 12 न्यूटन। करे हाँ, इसे पूछ लेता भाई 5 सेकंड बाद बताओ, तो यहाँ पे मान लीजिए अगर आप पूछ लेता 5 सेकंड, टाइम की वैल्यू 2 और दे देता 5 सेकंड। कोनो बात नहीं सर, एक बार तो हमने निकाल ही लिया इसका फार्मूला। तो क्या करोगे भैया? टाइम की जगह पे क्या रखेंगे? 5 सेकंड रखेंगे, और ये आएगा 6 × 5 दैट विल बी 30 न्यूटन। यानी कि देखिए यहाँ पे इंस्टेंटेनियस फोर्स बोल दीजिए या फोर्स बोल दीजिए, फंक्शन ऑफ टाइम दिया गया है। क्या दिया गया है? यानी कि ऑब्जेक्ट पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर इस तरह का फोर्स लग रहा होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर इस तरह का फोर्स तो ये फोर्स कंटिन्यूअसली क्या है? चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? तो एक्सेलरेशन भी कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? कॉन्सेप्ट को पहले रिलेट करना सीखो कि कैसे कैसे हम सब्जेक्ट, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन दिया उसको कैसे रिलेट करेंगे, देन इंप्लीमेंट करिए। बात समझ में आ रहा है? अरे हाँ कि ना? तो ये फोर्स हर सेकेंड पे अपना वैल्यू बदल रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं वेरिएबल फोर्स। क्या बोलते हैं? और पीछे जो हमने फोर्स पढ़ा है लगभग वो क्या था? कांस्टेंट फोर्स था। क्या था? तो ये फोर्स हमारा कहलाता है वेरिएबल फोर्स। कौन सा फोर्स? तो यहाँ पे जो हमने फोर्स निकाला है ये वेरिएबल फोर्स है भैया, जानते रहिए वेरिएबल फोर्स। आगे बहुत काम आएगा इन सब चीज़ों का, ध्यान दीजिएगा, वेरिएबल फोर्स का बहुत काम आएगा। चलिए एक छोटा सा सवाल और करते हैं। सवाल नंबर कितना? 7। आपको फिर से एज ए फंक्शन ऑफ टाइम में दे रहा हूँ, इस बार आपको खुद से बताना है क्या होगा। लीनियर मोमेंटम फोर्स दिया गया है, फोर्स दिया गया है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम 3t - 7। 3t - if force applied on an object is given as 3t - 7, then find out linear momentum as a function of time. If f is equals to 3t - 7, then find out LP linear momentum, LM linear momentum as a function of time, as a function of टाइम, ऐसे फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है। निकालिए फटाफट, इसको मिटाए क्या इधर वाला?
बताइए फटाफट। अरे कुछ करना है क्या है इसमें यार? हाँ, डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है? एक बार लीनियर मोमेंटम दिया था, तुमको फोर्स निकालना, तुमने डिफरेंशिएट कर दिया। इस बार फोर्स दिया है, लीनियर मोमेंटम निकालना, क्या करोगे? इंटीग्रेट कर दोगे। क्या करोगे? तो भैया फोर्स बराबर क्या होता है? dp बाई dt होता है। क्या होता है? तो हमको dp अगर निकालना है तो f इंटू dt करेंगे क्या? तो dp की वैल्यू, f की वैल्यू जो दी हुई है रखिए यहाँ पे 3t माइनस 7 dt। इन्होंने हमसे एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पूछा है। क्या पूछा है? तो हम बोल देंगे भाई कोई इंटीग्रल कांस्टेंट आएगा उसको छोड़ देते हैं। इसको हम क्या करते हैं, मान लो अगर ये हम जीरो से लेके, मान लो ये हमें मानना है, मान लो अगर हमने जीरो से स्टार्ट किया तो लीनियर मोमेंटम जीरो था और समय हमने t असाइन कर दिया तो लीनियर मोमेंटम p हो गया है। तो चलिए, क्योंकि हमने जानबूझ के यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन लगा दिया, लिमिट दे दिया, लेकिन अगर हम इसको नहीं लगाते तो आगे एक इंटीग्रल कांस्टेंट सी आप ऐड करते। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे मैं इसको लिखूंगा, इसका इंटीग्रेशन 3/2t² माइनस 7 इंटू टी। बात समझ में आया? वैल्यूज रखेंगे यही आएगा। तो p बराबर आया 3/2t² माइनस 7। अरे हाँ कि ना? बात समझ में आ रहा है सबको? कोई आपत्ति है? नहीं है ना? क्लियर हो गया टॉपिक? एक सवाल और, सवाल नंबर 8। चलिए करते रहिए फटाफट सब लोग। अगर आपको दे दिया जाए सेम नेचर का सवाल, मान लीजिए इफ f इज इक्वल टू दे दिया जाए 3t², या ऐसे बोल दिया जाए 3t, यही बोल दिया जाए भैया 3t माइनस 7, देन फाइंड आउट पहला एवरेज, या एवरेज भी हटाते हैं, लीनियर मोमेंटम एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, है ना। दूसरा सवाल इसमें लीनियर मोमेंटम इन बिटवीन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तीसरा सवाल करेंगे हम लोग, लीनियर मोमेंटम इन बिटवीन t इज इक्वल टू 0 सेकेंड टू 3 सेकेंड, है ना। तो चलिए 3 सवाल करते हैं फटाफट। तो करने के लिए हमने पीछे देखा लीनियर मोमेंटम एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, यहीं देख लीजिए, इसको बहुत ज़्यादा खींचेंगे नहीं, इसको देख लीजिए। लीनियर मोमेंटम एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रहा है। हमने पीछे वाले सवाल में देखा लीनियर मोमेंटम एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आया। क्या आया? फंक्शन ऑफ टाइम आया, ये 7t आया, ये लीनियर मोमेंटम का हमने पीछे इस सवाल के लिए एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर लिया है। अब आपसे पूछा है कि लीनियर मोमेंटम एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, तो ये बताइए लीनियर मोमेंटम एक पर्टिकुलर टाइम पे पूछ रहा है, तो कैसा लीनियर मोमेंटम होगा? कैसा लीनियर मोमेंटम होगा? एवरेज होगा कि इंस्टेंटेनियस होगा? अरे बताओ यार, इंस्टेंटेनियस होगा क्या? हाँ, ये इंस्टेंटेनियस लीनियर मोमेंटम हम लोग लिखने जा रहे हैं पहला वाले सवाल में कि भैया लीनियर मोमेंटम पूछ रहा है t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पूछ रहा है। कितना पूछ रहा है? बताइए। t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पूछ रहा है। ठीक है भैया, 3 सेकेंड पूछ रहे हो, लिख देते हैं। क्या करना है? 3 सेकेंड का स्क्वायर माइनस 7 इंटू, तो ये कितना आएगा? ये 927 डिवाइडेड बाई 2 आएगा। कितना आएगा ये? 13.5 माइनस 21। बताइए भाई, ये 27 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 21, इसकी वैल्यू कितनी आई? इसकी वैल्यू कितना आएगा? हाँ, 13 दूनी 26 होता है ना भाई। हाँ, तो 13 में कितना जोड़ देंगे कि हो जाएगा इतना? माइनस 7.5। बात समझ में आया? तो ये लीनियर मोमेंटम हो गया t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। कितना आया है?
-7.5 kg मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड। अगर ये मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में, मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे, ये डायरेक्शन और एक्शन अगर हमने फोर्स को अगर एज ए इसका मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते तो ये मॉड लगा देते, क्या लगा देते, तो 7.5 मीटर kg मीटर पर सेकेंड आता है ना। और देखिए हमको निकालना है लीनियर मोमेंटम इन बिटवीन t इक्वल्स टू 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड। तो ये भाई एक तो टाइम दे दिया, इंटरवल दे दिया, तो इसमें कौन सा मोमेंटम आप निकालोगे, एवरेज मोमेंटम। कौन सा मोमेंटम, एवरेज मोमेंटम यहाँ पे आएगा। अरे बात समझ में आ रहा है क्या, बक यहाँ हमें चेंज इन मोमेंटम आएगा, क्या आएगा, चेंज इन मोमेंटम। एवरेज मोमेंटम से कोई लेना देना नहीं है, एवरेज मोमेंटम इंस्टेंटेनियस मोमेंटम जब टाइम यूनिट से डिवाइड करते थे तब आता था। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, तो यहाँ पे आएगा चेंज इन मोमेंटम, क्या आएगा, तो हम सबसे पहले लिखेंगे भैया मोमेंटम है t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, क्या आएगा 3/2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2, तो क्या आया, ये एक 2 कट गया, ये आएगा 6 माइनस 14 और ये क्या आएगा -8 kg मीटर पर सेकेंड आ गया। लीनियर मोमेंटम है t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, लीनियर मोमेंटम है t इक्वल्स टू 4 सेकेंड निकालेंगे। ये सेकेंड कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग, तो जरा बताइए इसको कितना आएगा, ये 3/2 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 4, ये कितना आएगा है, अरे 16 दूनी 32, 16 3 48 हो जाएगा। ये कितना आएगा 48 हो जाएगा बाई 2 माइनस 28, तो ये कितना आया -4 आया। तो हम अगर लिखेंगे तो भैया चेंज इन मोमेंटम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे फाइनल मोमेंटम, यानी कि 4 सेकंड पे जो मोमेंटम हमने निकाला और 2 सेकंड पे जो आपने मोमेंटम निकाला। बात समझ में आया कि नहीं आया, अरे हाँ कि ना, तो लिखेंगे 4 माइनस आप माइनस 7 अरे सॉरी ये तो 8 है, माइनस ऑफ 8, तो डेल्टा पी की वैल्यू बेटा कितना आया, अरे हाँ ये आ जाएगा +4 kg मीटर पर सेकेंड। यानी कि देखिए लीनियर मोमेंटम बढ़ रहा था, पहले 2 सेकेंड पे -8 था, फिर 4 सेकेंड पे -4 हो गया, यानी कि माइनस से वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रही है, -8 -7 -5 -3 -2 ऐसे करके बढ़ रहा है ना, अरे हाँ। तो यहाँ पे लीनियर मोमेंटम यानी कि फोर्स क्या कर रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में लगा हुआ है, यानी कि फोर्स पुश कर रहा है ऑब्जेक्ट को आगे की ओर, है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस जो भी है, ठीक है ना। बात समझ में आया, चलिए इसको कुछ बताइए फटाफट। हाँ भाई देखिए एट t इक्वल टू 0 पे मोमेंटम की वैल्यू कितनी है, हाँ एंड t इक्वल टू 3 सेकेंड पे, तो चेंज इन मोमेंटम जब निकालेंगे क्या आएगा, -7. इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा दें, तो भैया तीसरा कैलकुलेशन कर लीजिए आप। तीसरा कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, चेंज इन मोमेंटम। भाई देखो 0 पे अगर निकालना है तो मोमेंटम है t इक्वल टू 0 सेकेंड, तो क्या आएगा 3/2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 0, दैट विल बी इक्वल टू 0 kg मीटर पर सेकेंड। अरे मोमेंटम निकाल लो बे, 3 सेकेंड, तो ये क्या आएगा 3/2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू, ये कितना आएगा भैया, ये देखिए यहाँ कैलकुलेशन है -7.5 kg मीटर पर सेकेंड। तो चेंज इन मोमेंटम जब कैलकुलेट करने जाएंगे तो लिखेंगे p3 सेकेंड माइनस p0 सेकेंड, और ये क्या आएगा -7.5 माइनस 0। चेंज इन मोमेंटम भैया कितना हमने कैलकुलेट कर लिया, -7.5 kg मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आया कि नहीं आया, तो चेंज इन मोमेंटम बिटवीन 2 डिफरेंट टाइम, या अलग अलग टाइम पे अगर हमें मोमेंटम कैलकुलेट करना हो तो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। तो सेकेंड लॉ के हिसाब से हमने एवरेज फोर्स निकालना सीख लिया,
इंस्टेंटेनियस फोर्स निकालना सीख लिया, मोमेंटम के लिए भी कुछ कैलकुलेशंस कर लिए, है ना। तो आई होप कि आपका ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।